हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फोरी पेशी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये जो एपिसोड है ये संडे इवनिंग को आनी थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कार्यों के कारण, बेटे की तबीयत खराब होने के कारण ये बिल्कुल आपका लगभग 2 दिन डिले हो चुका है। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये एपिसोड आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो स्पेशल एपिसोड है ये है आपका प्राचीन काल के प्रमुख पुस्तकें और लेखक। वैसे तो हम लोग अपनी जो नॉर्मल केबीसी क्विज होती है तो हर एक एपिसोड में एक दो पुस्तकों को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे जैसा कि पहले ही बोला था कि प्राचीन काल की जो पुस्तकें होती हैं वो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक वो हमारे सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बताती हैं। साथ ही साथ उसके अलावा सांस्कृतिक चीज़ों के अलावा वो उस समय के राजा के शासनकाल के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है। उसके अलावा समाज में किस तरह की मान्यताएं थी, लोग किस तरह की विचारधारा से संबंधित थे, इस चीज़ों का पता भी इन पुरानी पुस्तकों से लग जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से भी और आपकी जानकारी पर्पज से भी। बने रहिएगा अंत तक। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। साथ ही साथ पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस सेशन को करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है या कार्य, कौन सा बुक और या एक्ट जो है, पहले के टाइम में आप देखोगे तो सिर्फ पुस्तकें ही नहीं लिखी जाती थी, बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे अच्छे आपके नाटक भी लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या कार्य कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है। कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूत और देवी चंद्रगुप्तम। इन चारों में आपको ये बता इन चारों पुस्तकों में आपको ये बताना कि कौन सी वो पुस्तक है जो प्रसिद्ध कवि कालिदास, महान कवि कालिदास भी बोलते हैं, उनके द्वारा लिखी गई नहीं है। आपके ऑप्शन है मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम या देवी चंद्रगुप्तम। फिर से सुन लें, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध कवि कालिदास, जिनको पहले महामूर्ख कालिदास बोलते थे, मूर्ख से ये विद्वान बने दोस्तों। तो कभी भी जीवन में कोई भी पल आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। ये इनसे आप इनकी जीवनी से आप सीख सकते हो। फिलहाल आपको बताना है कि इन चारों में कौन सी पुस्तक है जो प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम या देवी चंद्रगुप्तम। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों और चलते हैं अपने आंसर की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे चुके होंगे। बिल्कुल ईमानदारी से देना है, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करते जाना है। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका देवी चंद्रगुप्तम। अगर आप देखो तो जो कालिदास है, इन्होंने मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, इस तरह से आप देखोगे तो कई प्रसिद्ध नाटकों को यहाँ पर लिखा है और देवी चंद्रगुप्तम इनकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य सिद्धांत, ये जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत बुक इज रिटन बाय, सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक है, ये किन के द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, कन्नाद ऋषि, दंडी या बिल्हन। इन चारों में आपको बताना है कि सूर्य सिद्धांत ये जो पुस्तक है ये किन के द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांत वास्तव में एक पुस्तक है जो सौर मंडल के रहस्यों के बारे में बताता है, जो आपके खगोलीय पिंडों के बारे में आपको जानकारी देने का काम करता है, जिससे तारों की गणना, उनके बीच की दूरी, इस तरह की चीज़ों को इनके जरिए किया गया था, या इस पुस्तक में ऐसी चीज़ों का जिक्र है। तो आपको बताना है कि सूर्य सिद्धांत ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है ऋषि कन्नाद, तीसरा ऑप्शन है डंडी और चौथा ऑप्शन है आपका बिल्हन। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों और आपका समय समाप्त हुआ। अब चलते हैं अपने जवाब की ओर। और आपका जवाब है दोस्तों यहाँ पर वो है प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलवेता जिन्होंने तारों की गणना की थी दोस्तों, इसीलिए इनकी जन्मभूमि को तारेगना भी बोलते हैं। और ये बिहार के ही रहने वाले हैं और इनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये वो वैज्ञानिक हैं, वो
गणितज्ञ हैं, वो खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने तारों की गणना की थी, जिन्होंने सटीक ढंग से आपकी पृथ्वी और सूरज की दूरी बताई थी। साथ ही साथ आपके गणित के कई प्रसिद्ध थ्योरम इनके द्वारा आपके बताए गए हैं। तो सही जवाब होगा दोस्तों वह है आपका आर्यभट्ट, और इनकी पुस्तक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत। कमेंट सेक्शन में आप ये बताते जाएं कि पंच सिद्धांत, एक और पुस्तक है पंच सिद्धांत, वो किनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस है वो, तो आपको बताना है कि पंच सिद्धांत जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके एग्जाम पर्पज से, बुक एंड ऑथर प्राचीन काल के। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चल रहा हूँ कि किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो बोला जा रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बुक वेयर रिटन बाई बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष। अश्वघोष जो कि एक बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु थे, तो इसमें से कौन सी वो पुस्तक है जो बौद्ध भिक्षु अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, दूसरा है सौंदर्य आनंद, तीसरा ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इनमें से वो कौन सी पुस्तक है, कौन सी वो प्रसिद्ध रचना है जो आपके अश्वघोष जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध धर्मावलंबी है उनके द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे, और आपका समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, और आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। पहले तो आप अश्वघोष के बारे में जानिए कि अश्वघोष बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं। आपने चौथी बौद्ध संगति का नाम सुना होगा। तो जो चौथी बौद्ध संगति है ये आपके कनिष्क के समय में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके अश्वघोष ही थे। ठीक है, इन्हीं के समय में आप देखोगे कि कनिष्क के समय में ही आपकी जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बटेगा। फिलहाल इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है आपका बुद्ध चरित्र। सौंदर्य आनंद उतनी प्रसिद्ध रचना नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सौंदर्य आनंद भी जो है ये अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में, उनकी जो जीवन के चरितार्थ थे, उनके जो चरित्र थे उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो बुद्ध चरित्र तो इस मामले में फेमस है, लेकिन सौंदर्य आनंद ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि गुण ढंग की पुस्तक है, बहुत ही एक डीप नॉलेज वाली पुस्तक है। इसके माध्यम से अश्वघोष ने पदार्थ का, चीज़ों का एक सही मूल्य, सही चीज़ आपको बताया। जैसे उन्होंने बुद्ध को एक फिजिशियन के तौर पे दिखाया है, उसी ढंग से धर्म को एक जीवन के मार्ग के रूप में दर्शाया है। यानी जो चीज़ दिख रहा है वो वास्तव में सही है या नहीं, इस चीज़ को इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताने का काम किया। सौंदर्य आनंद, तो सही जवाब होगा दोस्तों दोनों, बुद्ध चरित्र और सौंदर्य आनंद दोनों ही बौद्ध भिक्षु अश्वघोष की रचना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कामसूत्र अ पेस्टोरल बुक्स इज रिटन बाय। प्राचीन देखिए, अब इस पुस्तक के द्वारा आपको उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में भी पता चलेगा कि समाज में किस तरह की धारणाएं थी। क्योंकि हर जीव जो धरती पे जन्म लेता है वो अपने ही जैसे नए जीवों का निर्माण करता है प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस कृत्य को करता भी है लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आप किसी से प्रजनन के बारे में, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो ये समाज में एक बहुत ही निगेटिव रूप में लिया जाता है, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले के वीडियोस में ही बोला कि 33% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में, 33% दंपत्ति ऐसे हैं जो मतलब जिनके पास संतान का लाभ नहीं है। तो इस पुस्तक के द्वारा उसमें ये बताया गया कि किस किस ढंग से कौन कौन सी वो मुद्राएं, कौन कौन सी वो आप पोस्चर ले सकते हो जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को, इन समस्याओं को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पुस्तक का मेन उद्देश्य ये था कामसूत्र का कि जो काम क्रिया है, जो प्रजनन की क्रिया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है
और कौन कौन से वो पोस्चर हैं, कौन कौन से वो पोजीशन है जिसके द्वारा इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, या फिर जो काम रति है उसकी मतलब उसके आनंद को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, समझिए आपके प्राचीन काल की, और उस समय का समाज को जागरूक करना जरूरी था। इसलिए आप देखोगे कि खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश का, उस मंदिर के ऊपर आपको इस पूरी बुक की जो जो मुद्राएं यहाँ पर इस बुक में दी है, सारी मुद्राओं को उस समय के शासक ने यहाँ पर गढ़वाया है, ताकि लोग पढ़ ना सके तो देख के ही सही इन चीज़ों को लाभ उठाएं। ठीक है, तो ये हमारे एक समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मनुष्य का या सभी जीवों का जो एक प्रमुख लक्षण है, प्रमुख कृत्य है, उसके बारे में वो खुल करके बात नहीं कर पाते। फिलहाल आपको बताना कि ये जो कामसूत्र पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है वात्सायन, पाणिनि, चंद्रवरदाई, चाणक्य। इन चारों में वो कौन से महान रचनाकार हैं जिन्होंने प्राचीन काल में कामसूत्र जैसी पुस्तक, जो उस समय बहुत ही समझ लो कि अनकंफर्टेबल टॉपिक है, कोई बात नहीं करना चाहता था, उस समय इन्होंने उन समस्याओं के बारे में और उसके निराकरण के बारे में, बिल्कुल मुद्राओं के बारे में बात की। तो कामसूत्र किनकी रचना है आप बता सकते हैं? वात्सायन, पाणिनि, चंद्रवरदाई, चाणक्य। और मंदिर याद रखिएगा, खजुराहो का मंदिर, जिसपे आपको ये सारे के सारे मुद्राएं अलंकृत है। फिलहाल चलते हैं अपने इस जवाब की ओर, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है वात्स्यायन। वात्स्यायन आपके सोलंकी वंश या प्राचीन काल के वो शासक हैं जिन्होंने इस कामसूत्र जैसी पुस्तकों को लिखा है, जिसमें उन्होंने 64 टाइप के 64 तरीके के अलग अलग मुद्राओं की बात की है, जिसमें उन्होंने ये बताने का काम किया है कि इन मुद्राओं के द्वारा आप जीवन के जो प्रमुख काम है, प्रजनन की प्रक्रिया, उसको सही ढंग से कर सकते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण पा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन अगर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों को भी इंकरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी। मैं बहुत ही आराम से करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये 8वीं शताब्दी, कभी कभी आपसे इस ढंग से चीजें पूछ ली जाती है। हर्षचरित्र और कादम्बरी 8वीं शताब्दी की प्रसिद्ध पुस्तक है। आपको यह बताना है कि ये किनके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र एंड कादम्बरी इज फेमस बुक ऑफ 8th century वेयर रिटन बाय। कौन सा वो लेखक है जिसके द्वारा आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा गया है? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, कलहन, शूद्रक और बाणभट्ट। जल्दी से आप इसका जवाब देंगे कि हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो कि 8वीं शताब्दी, जो हर्षवर्धन का शासन काल है, उस समय की ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन, कलहन, शूद्रक या बाणभट्ट। चलिए जल्दी से समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका समय समाप्त हुआ और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होगा वो है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का मित्र भी था और उसका प्रधानमंत्री भी था। इसी के समय में उसने हर्षवर्धन के ऊपर ही ये पुस्तकें लिखी थी, जिसमें एक तो आप देखो हर्षचरित्र, जिसमें उसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है कि किस तरह से हर्षवर्धन जो है अपना पूरा समय जनता की भलाई में दान करता था, कैसे वो हर 5वें साल प्रयागराज में आपका एक सर्वधर्म सम्मेलन करता था और अपने अंग वस्त्र तक दान कर देता था। मतलब बढ़ा चढ़ा करके राजाओं के बारे में लिखने की परंपरा रही थी। तो इसमें काफ़ी गुणगान किया गया है। और कादम्बरी में उन्होंने जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी और जो राजा का कर्तव्य था, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया है। तो याद रखिएगा, हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों ही प्रसिद्ध पुस्तक है बाणभट्ट की। हर्षवर्धन की पुस्तक कौन कौन सी है ये मैंने आपको बता रखा है, जिसमें एक है आपका रत्नावली, बाकी दो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है स्वप्न प्रभास वदता। ठीक है, हिंदी में ये स्वप्न प्रश्वदता हो गया, बट कोई नहीं। स्वप्न प्रभास वदता एक बहुत ही फेमस नाटक है दोस्तों।
प्रसिद्ध नाटक है। आपको बताना है कि ये जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। कभी कभी इसके विषय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि किस बारे में ये लिखा गया है। स्वप्न प्रवास बद्धता बहुत ही फेमस आपका एक एक्ट है, बहुत ही फेमस आपका एक नाटक है। तो आपको बताना है ये किनके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है विशाख दत्त, भाष, शुभंदु और वाल्मीकि। स्वप्न प्रवास बद्धता बहुत ही फेमस पुस्तक है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। विशाख दत्त, भाष, शुभंदु या वाल्मीकि। जल्दी से आप अपना जवाब दें, मैं समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों और आंसर की तरफ चलते हैं। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसका, वो है भाष। अब मैं इसको डिस्कस कर दूं, आप याद रखिएगा या नोट कर सकते हैं कि किस बारे में है। तो देखिए, स्वप्न प्रवास बद्धता जो है ये वास्तव में एक स्वप्न है। द ड्रीम ऑफ वासवदत्ता है। अब ये वासवदत्ता कौन थी? तो सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है जो 6 भागों में है, ठीक है। और ये बहुत ही एक रोमांटिक, जो रोमांस से भरपूर एक पुस्तक थी, जिसमें जो एक आपका वसुबद्धता नाम की जो कन्या है, जो एक राजकुमारी है, आपका अवंती की राजकुमारी है वसुबद्धता, उसके सपनों में किस ढंग से, अब फिल्मों में देखते हो ना कि कैसे लोग पसंद करते हैं तो फिर सपने देखना शुरू कर देते हैं, समथिंग ऐसा ही कुछ इस पुस्तक की भी है कि जो राजकुमारी ऑफ अवंती है वसुबद्धता, उसने सपना देखा है और सपने में ये पूरी की पूरी पुस्तक है। और ये रचना किसके बारे में है? तो उसके यानी अवंती की राजकुमारी और जो कौसंबी के राजा हैं उदयन, उन दोनों के बीच की है, यानी उनकी प्रेम कथा है। तो याद रखिएगा कि कौसंबी के जो शासक हैं उदयन और जो आपकी अवंती की राजकुमारी है वसुबद्धता, उनके बीच की है। और किस ढंग से इसमें जो अवंती के मंत्री लोग हैं षड्यंत्र रचते हैं कि वसुबद्धता मर गई, अपने राजा को ये यकीन दिलाते हैं कि वसुबद्धता आपसे दूर हो चुकी है, वसुबद्धता जो है आपका वो मतलब चरित्रहीन है। ऐसा तरह तरह के प्रयास करते हैं ताकि जो आपका उज्जैन के जो शासक हैं वो अवंती की राजकुमारी के प्रेम जाल से निकल करके अपनी शासन पे ध्यान दें और मगध की राजकुमारी जो पद्मावती है उससे विवाह कर लें। तो वास्तव में ये एक सपने की कहानी है जो अवंती की राजकुमारी वसुबद्धता की है और उसकी जो प्रेमी है अवंती के ये उज्जैन के राजा उदयन, उनके बीच की, और किस तरह से उदयन के जो मंत्री हैं उनकी कुटिल रणनीति के द्वारा वो दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि उज्जैन के शासक अपने राज को मजबूत करने के लिए मगध की राजकुमारी के साथ विवाह करें। और इसको लिखा किसने दोस्तों? तो भास। ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। संस्कृत लैंग्वेज 6 यूनिट 6 अंकों में। सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लग रहा हो तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रेट आर्ट बुक नृत्य शास्त्र वेयर रिटन बाय, बहुत ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र नहीं दोस्तों, नाट्य शास्त्र, जिसमें कला, जो आपके नाटक होते हैं उसकी भाव भंगिमा, उसकी भाषण शैली, बोलचाल की जो टोन है, जो आपके विराम है, मतलब किस ढंग से नाटक को परफॉर्म करना है, इसके बारे में बात की गई है। तो आपको बताना है कि जो नृत्य शास्त्र है ये, या जो नाट्य शास्त्र है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है नारद मुनि, भरत मुनि, अगस्त मुनि या कालिदास। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये नाट्य शास्त्र, जिसको भारतीय नाटक का जनक भी कहा जाता है, जिसमें आपके टोटल 36 चैप्टर हैं और 6000 से भी ज़्यादा अलग अलग श्लोकों के माध्यम से इसमें कला को वर्णित किया गया है, कला को बताया गया है कि किस ढंग से बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, कैसी एक्टिंग होनी चाहिए, किस ढंग से आपके मेकअप होने चाहिए, कैसे कॉस्ट्यूम, कैसे वस्त्र धारण करनी चाहिए, किस ढंग से आपको वहाँ पर म्यूजिक बजना चाहिए, मतलब A to Z नाटक से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को यहाँ पर बताया गया है इस नाट्य शास्त्र में, जिसमें 36 अलग अलग चैप्टर हैं
और 6000 से भी ज़्यादा आपकी यहाँ पर श्लोक के माध्यम से उसको बताया है। तो बताना है आपको कि कौन से मुनि थे, कौन से वो प्राचीन नाटककार थे जो इससे जुड़े हुए हैं। नारद मुनि, भरत मुनि, अगस्त मुनि या कालिदास। समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका भरत मुनि। भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भरत मुनि ने ही इस पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र को एक जगह संकलित करने का काम किया था, इसलिए नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि को ही माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी रचना जो है वैसे तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इसका संकलन जो है, संकलन मतलब सारी चीज़ों को एक जगह एज ए बुक लिखना, ये लगभग 200 ईसा पूर्व में हुई थी। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज संस्कृत, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के द्वारा 36 अलग अलग चैप्टर, 6000 से ज़्यादा श्लोक, जिसके द्वारा नाटक से जुड़ी हुई हर एक चीज, भाव भंगिमा से लेके वस्त्र, म्यूजिक, बोलचाल, एक्सप्रेशन A to Z यहाँ पर डिस्कस किया गया है भरत मुनि के द्वारा। सेशन को शेयर करते जाएंगे दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब पुराने घिसे पिटे आपको क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में नहीं पूछ रहे हैं, वो खोद खोद करके इस तरह के सवाल ला रहे हैं। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखे गए हैं आपको बताना है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखे गए हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है दोस्तों भैरवी, वसुबंधु, राजशेखर और जयदेव। फिर से मैं ऑप्शन बोल दूं, भैरवी, वसुबंधु, राजशेखर और जयदेव, इनमें से किन के द्वारा आपकी कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये दोनों के दोनों पुस्तक लिखी गई है। ये दोनों पुस्तक है किस पे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि किस ढंग से आपका फिर से वही नाटक और बाकी चीज़ें कि आपका किस तरह से ड्रामा को पेश किया जाए, किस तरह से अलंकार किया जाएगा, किस ढंग से शास्त्रीय वाणी का विषयों का समावेश किया जाएगा, कैसे आप जो है अपने वाद्य यंत्रों को बजाएंगे, उन सब के बारे में ये लिखा गया है। इसमें मेनली 18 अलग अलग चैप्टर हैं और ये एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर आपने देखा था कि नाट्य शास्त्र जो है जो भरत मुनि का था वो पूरे भारत के बारे में था, जबकि आपका जो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा है ये वास्तव में नाट्य शास्त्र से जुड़ा तो है, लेकिन जो बुंदेलखंड का एरिया जिसमें आपका झांसी, आगरा, ग्वालियर ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो विशेषता थी उनके इर्द गिर्द ही ये पूरे के पूरे हैं कि आपका नाटक से जुड़े हुए क्या क्या विशेषता है। आपके ऑप्शन है भैरवी, वसुबंधु, राजशेखर और जयदेव। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो आप इसको रट्टा मार सकते हैं। और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है राजशेखर। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, राजशेखर। राजशेखर ने आपका कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए नाटक की विशेषताओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है और कुल 18 चैप्टर इस पुस्तक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट वाला हमेशा की तरह एक सवाल रखता है दोस्तों, तो ये आपको थॉटफुल सवाल है, यानी सोचने वाला है। पहला हिंट ये बोल रहा है और आपको गलत चुनना है। तो पहला ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि एक्ट, प्ले, बुक्स वेयर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पैट्रोनाइज्ड हिम। ये बोला जा रहा है कि जो भी उस समय की रचनाएं थी, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उस समय की कोई गायन वादन हो, चाहे वो किसी भी तरह की पुस्तक हो, वो उस समय के उन राजाओं से काफ़ी प्रभावित थी, यानी उन राजाओं का काफ़ी गुणगान है जिन्होंने उनको संरक्षण दिया, यानी जिनके शासन काल में ये पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, तो पहला ये बोल रहा है कि जो भी पुस्तक, नाटक या गीत या रचनाएं थी वो अपने संरक्षित राजाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, यानी उन राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। दूसरा बोल रहा है कि एक्ट और प्ले, यानी पुस्तक हो, चाहे नाटक हो, चाहे किसी भी तरह का कोई और रचना हो, वो मोस्टली संस्कृत, पाली और तमिल में लिखा गया था।
यानी बोल रहा है कि उस समय की जो मेन भाषा थी प्राचीन काल की, वो पुस्तकों की चाहे नाटकों की, वो या तो संस्कृत थी या पाली थी या फिर तमिल थी। तीसरा, सम ऑफ द बुक्स शोड अप द लव बिटवीन सोशल अनएक्सेप्टेबल ग्रुप। बोल रहा है कुछ पुस्तकों में या कुछ नाटकों में ऐसे भी प्रेम प्रसंगों का वर्णन है, ऐसे भी प्यार की कहानियों का वर्णन है जो सामाजिक तौर पे आपका एक्सेप्टेबल नहीं थे, जैसे राजा और वैश्या की कहानी, जैसे ब्राह्मण और शूद्र के बीच की प्रेम कथा, जैसे बनिए और क्षत्रिय के बीच की प्रेम कथा, जो उस समय के सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कुछ पुस्तकों में ऐसे भी प्रेम कथाओं का वर्णन है जिसमें आपकी इस तरह की अप एंड डाउन सोशली सामाजिक तौर पे जो अनएक्सेप्टेबल आपका रिलेशन है उसका भी वर्णन है। और इसी कारण से देखोगे कि इसमें तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे गए। और या फिर आपका डी है द एक्ट बुक और प्ले लिमिटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन। और बोल रहा है कि चौथा सेंटेंस बोल रहा है कि जो उस समय की पुस्तकें थी या नाटक थी वो उस समय के समाज और धर्म तक ही सीमित था, यानी उनका जो विषय था वो पूरी तरह से या तो समाज के बारे में था या फिर धर्म के बारे था, कुछ भी नया या कुछ भी अलग करने का प्रयास नहीं किया था। इन चारों में कौन सा वो कथन है जो गलत है? जल्दी जल्दी बताएंगे, काफी लंबा सेशन होते जा रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला कि जो पुस्तकें हैं वो राजा से प्रभावित थी। दूसरा कि जो पुस्तकों की भाषा थी वो संस्कृत, पाली और तमिल थी। कुछ पुस्तकों में या नाटकों में ऐसे भी प्रेम कथाओं का वर्णन है जो सामाजिक तौर पे आपका अनएक्सेप्टेबल थे, आपके अस्वीकार थे। और चौथा बोल रहा है कि जो पुस्तकें थी वो धर्म और समाज तक ही सीमित थी, किसी भी नए तरह के विषय का समावेश नहीं था। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों डी। यहाँ पर आप देखोगे कि तरह तरह की पुस्तकें, जैसे सूर्य सिद्धांतिका कोई देख लो तो उसने खगोल शास्त्रों के बारे में वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र को ले लो, उसने शास्त्र आपके नृत्य और नाटक की जो भाव भंगिमा है उसके बारे में बात की है। आपकी जो बुद्ध चरित्र को ले लो तो बुद्ध चरित्र में और आपके जो सौंदर्य आनंद है उन पुस्तकों में जो वास्तविक सौंदर्य है, वास्तविक जो आपका श्रृंगार है उसके बारे में, जीवन का वास्तविक रस के बारे में वर्णन है। तो अलग अलग क्षेत्रों का भी है, जैसे ज्यामितीय विषय पे भी बात हुई थी, खगोलीय विषय की भी रचना हुई, गणित की भी बात हुई है, समाज धर्म तो खैर मुख्य रूप से था ही। तो यहाँ पर समाज धर्म के अलावा गणित, खगोल, आपका आध्यात्म, इन सब विषयों पे बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। बराह मिहिर, जल्दी से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कथा सरिता सागर, दूसरा है बृहद संहिता, तीसरा है रत्नावली और चौथा है रसमाला। जल्दी से आप बताएंगे कि इनमें से बराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। वास्तव में बराह मिहिर जो है ये एक खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसमें तारों, ग्रहों की गति, ग्रहों आपका जो बीच बीच में जो आप देखते हो ग्रहण, पारिवारिक संबंध, लोगों पे इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, रत्न मोती, इन ग्रह के प्रभाव से बचने के उपाय, इन सब के बारे में बताई गई थी। और इसकी रचना 6ठी शताब्दी में की गई थी और लैंग्वेज इसका हमेशा से संस्कृत था। तो आपको बताना कि ये कौन सा बुक था जिसकी रचना बराह मिहिर ने की थी, जो खगोल शास्त्र से जुड़ा था, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, उनके प्रभाव, पारिवारिक संबंध, इन सब के बारे में बात की गई है। कथा सरिता सागर, बृहद संहिता, रत्नावली या रसमाला। आई थिंक आप लोग गेस कर चुके होंगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइएगा। साथ ही साथ सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, और आपका सही जवाब होगा वो है आपका बृहद संहिता। बृहद संहिता, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये 6ठी शताब्दी में लिखी गई एक पुस्तक है, संस्कृत इसका लैंग्वेज है। और इसके माध्यम से बराह मिहिर ने जो है वो आपके ग्रहों की गति के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, जो उनपे जो भी इनके असर होते हैं पारिवारिक संबंधों में, उसके बारे में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत 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 ही फेमस क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब लड्डू वाला सवाल लेकिन बहुत पूछा जाता है। एक फेमस पुस्तक है गीत गोविंद,
गीत गोविंद नाम से पता चल रहा है आपको, गीत गोविंद। गोविंद आपको पता है कि इनका नाम था, कृष्ण जी का। तो आपको बताना है कि कृष्ण की भक्तिमय पुस्तक है ये, कृष्ण के लीलाओं के बारे में, उनके राधा के संग प्रेम, राधा से जो उनका जो बिछड़ाव हुआ, जो वियोग हुआ, किस तरह से वो राधा के प्रेम में मतलब दुखी हुए, साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने अपने राजकर्म को चलाया, अपने कर्म को कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा, इन सब के बारे में, यानी जो गोविंद है, जो कृष्ण है, जो माधव है, उनकी लीलाओं के बारे में इस पुस्तक की रचना है। तो आपको बताना कि जो फेमस पुस्तक है गीत गोविंद, ये किन के द्वारा लिखी गई है? जयदेव, यहाँ पे जे एक्चुअली हट गया है, जयदेव, विष्णु शर्मा, कालिदास और विशाख दत्त। आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, विष्णु शर्मा और कालिदास और विशाख दत्त। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही फेमस पुस्तक है गीत गोविंद, गोविंद की लीलाओं के बारे में वर्णन है। और आज का सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। जयदेव जो है वो फेमस पुस्तक है गीत गोविंद, और उन्होंने कृष्ण की लीलाओं के बारे में इसमें लिखा था। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पतंजलि के द्वारा लिखी गई है? पतंजलि, अब गलती से आप बाबा रामदेव मत बोल देना, क्योंकि बाबा रामदेव खुद फॉलो करते हैं, ठीक है? तो कौन सी पुस्तक है जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है? योग संहिता, चरक संहिता, बृहद संहिता या महाभाष्य? योग संहिता, चरक संहिता, बृहद संहिता या महाभाष्य? आपको बताना है कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक कौन सी है? पतंजलि, योग संहिता जो योग से जुड़ी हुई है, चरक संहिता जो मेनली चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, बृहद संहिता अभी हम लोगों ने किया खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ था, ग्रहों और उनके प्रभाव के बारे में था, और महाभाष्य उससे जुड़ा हुआ है। जल्दी से आप बताएं कि पतंजलि की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाभाष्य। महाभाष्य वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जिसमें मेनली आपका ग्रामर, जो संस्कृत ग्रामर है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, उस पे ही बेस्ड है, और इसी चीज को और सरल शब्दों में और सटीक रूप से लिखने का काम किया था पतंजलि ने। तो याद रखिएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, चाहे आपकी पतंजलि की महाभाष्य हो, चाहे फिर आपका जो एक और राइटर थे कात्यायन, तो कात्यायन की भी एक पुस्तक थी जिसका नाम था वर्तिका सूत्र। तो इन तीनों पुस्तक को याद रखिएगा, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा है, वर्तिका सूत्र जो कि कात्यायन की रचना है, और पतंजलि की जो रचना है महाभाष्य, ये तीनों के तीनों संस्कृत ग्रामर की बहुत ही फेमस पुस्तक है। और तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है, आमतौर पे आपसे अष्टाध्यायी ज़्यादा पूछता है, लेकिन चूंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इस चीज़ों को आप समझेंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब है महाभाष्य, पतंजलि। चलिए एक और क्वेश्चन, मालती माधव, नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक मालती है, एक माधव है, ठीक है, यानी प्रेम प्रसंगों की बात है, ठीक है। तो मालती माधव एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। मालती माधव, आपकी राइटर हैं क्षेमेंद्र, राजा भोज, श्रीहर्ष और भवभूति। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने मालती माधव की रचना की है। प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम के बदलते पैटर्न के साथ इन चीज़ों को भी आपको याद करना जरूरी है। ये पुस्तक वास्तव में मालती और माधव, मैंने जैसा कि पहले ही बोला ये आपकी फिक्शन लव स्टोरी है, यानी काल्पनिक प्रेम कहानी है जो मालती और माधव की प्रेम कथाओं के ऊपर वर्णित है। और इसमें किस तरह से वो दोनों समाज से हट करके समाज की धाराओं के विपरीत प्रेम करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको बताना है कि मालती माधव, जो मालती और माधव की प्रेम कहानी है, इस पुस्तक के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? ये पुस्तक इसलिए भी फेमस है दोस्तों क्योंकि इसमें जो मालती है वो बिल्कुल समाज के निचले वर्ग से आती है, और माधव जो है वो क्षत्रिय वर्ग से आता है, जो कि सामाजिक रूप से बिल्कुल ही आपका अनएक्सेप्टेबल हुआ करता
ठीक है, आज भी ये चीज़ें देखोगे कि समाज में ऊंच नीच और जातिवाद है, तो प्राचीन काल में कहीं ना कहीं ये 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास काफ़ी ज़्यादा था। ये 10 अंकों में, यानी 10 अंक हैं इसके, 10 अलग अलग चैप्टर में बटे हुए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल आपके जवाब का इंतजार। आपके ऑप्शन है क्षेमेंद्र, राजा भोज, श्रीहर्ष, भभूति। जल्दी से इसका जवाब देंगे दोस्तों आप लोग। फिलहाल इसका सही जवाब होगा वो है आपका भभूति। भभूति ये वो रचनाकार हैं जिन्होंने मालती माधव की रचना की थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने ज्ञान निधि जैसे एक बहुत ही फेमस संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की भी रचना की है। फिलहाल मालती माधव बहुत ही फेमस रचना है, भवभूति की याद रखिएगा। चलिए, आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं हम लोग दोस्तों, और ये क्वेश्चन है आपका सत सहस्त्रिका सूत्र। ध्यान से सुनिएगा, सत सहस्त्रिका सूत्र ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? नागार्जुन, हेमचंद्र, सोमेश्वर, पद्मगुप्त। सप्त सहस्त्रिका सूत्र, सत मतलब हो गया 100, सहस्त्रिका मतलब 1000, यानी 1000 × 100, यानी मिला जुला कर देखोगे तो ये आपका 1 लाख, 1 लाख जो है श्लोकों के बारे में है ये। तो इसके रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है नागार्जुन, हेमचंद्र, सोमेश्वर और पद्मगुप्त। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। सेशन काफी लंबा हो गया दोस्तों, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका नागार्जुन। और जल्दी जल्दी सेशन को फिनिश करते हैं, थोड़ा डिस्कशन को कमी रखेंगे। सप्त सहस्त्रिका सूत्र जो है आपके नागार्जुन की लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अलग अलग विषयों पे आपके लगभग 1 लाख श्लोकों की रचना की गई है। चलिए, आज के आखिरी सवाल की तरफ संभवतः आ चुके हैं, और ये आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डंडी द्वारा लिखी गई है? अब देखिए, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन हो नहीं पाया तो मैं एन के एन ही रख दिया। डंडी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो पुस्तक है जो डंडी के द्वारा लिखी गई थी। अब जल्दी से इसको बताएंगे। आपके ऑप्शन है कुमार कुमारपाल चरित्र, दूसरा है रावण वध, तीसरा है 10 कुमार चरितम, और चौथा है मृच्छकटिकम। तो अगर आपने रेगुलर सेशन किया होगा दोस्तों तो एक तो आप आसानी से हटा दोगे। आपके फिर से ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, कुमारपाल चरित्र, रावण वध, 10 कुमार चरित्रम और मृच्छकटिकम। इन चारों में वो कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना डंडी ने की है? डंडी वास्तव में 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध आपके संस्कृत के नाटककार थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी है। तो आपको बताना है कि इनकी पुस्तक कौन सी है। ये संभवतः आपका आखिरी सवाल है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम की जो है वो इनकी रचना है, जिसमें आप देखोगे कि इन्होंने जो उस समय के जो रचनाकार हैं, जो आपके 10 कुमार जो है, जो 10 आपके अलग अलग राजकुमार या 10 आप बोल लो कि अलग अलग शासक हैं, उनके प्रेम कथाओं और उनके शासन के बारे में इन्होंने बात की है। तो फिलहाल डंडी 10 कुमार चरित्रम, यानी 10 अलग अलग, जो कुमार मतलब देखते हो राजकुमारों को बोलते हैं कुमार, तो 10 कुमार चरित्रम यानी वो कैसा उनका शासनकाल रहा, कैसे उनके व्यक्तित्व रहे, उसके बारे में ही इन्होंने बात की है। चलिए, तो ये है आपका आखिरी सवाल संभवतः। अब आपके लिए एक और सवाल है दोस्तों कि आपको बताना है कि वराह मिहिर ने कौन सी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। वराह मिहिर ने कौन सी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और फिलहाल अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने प्यार दे सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और फिर से मैं जो देर हुई है उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। उम्मीद है बाकी के सेशन अपने टाइम पे होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।